गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 10th का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हमने जूम पे भी ट्राई किया था, जूम पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, पता नहीं, मुझे आज तो बोला गया है आज के लिए ऑफलाइन करने को। अगले दिन का से मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो अगर आज ऑफलाइन करना है तो अपन ऑफलाइन पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं ऑफलाइन स्टार्ट करूं, मतलब अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, अच्छा मेरे को क्या लगता है ना, ये इससे पहले वाला जो जूम पे जो लेक्चर हुआ था वो मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम था, हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, जो भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया, बहुत ही कम पढ़ाया था, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया था, तो जो भी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था ना उसे क्या करते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज करा देते हैं। अच्छा, जिनको भी ये सब टॉपिक समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, आगे से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब कैसा रिफ्लेक्शन है वो देखते हैं। तो ऐसा मान लो कि एक इंटरफेस है, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर क्या है, रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम इस तरह से रखे हुए हैं। डेंसर मीडियम क्या होता है, रेरर मीडियम क्या होता है, ये तुमको पता है अच्छे से। तुम एग्जांपल अगर चाहो तो एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे जो रेरर मीडियम है वो क्या है, एयर है। अच्छा, अभी क्या करते हैं, जब भी रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ भेजते हैं, हम क्या करने वाले हैं, रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ भेजेंगे। मान लो मैंने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, रे ऑफ लाइट को मैंने इस तरह से डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ भेज रहे हैं। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाता है, उसकी टेंडेंसी नॉर्मल से अवे जाने की होती है क्या। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद कुछ ऐसा डिविएट हो जाएगा क्या। बात समझ में आ रहा है। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये तो बेसिक रिफ्रैक्शन होता है जो हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में देखा था। अब क्या करते हैं ना, ग्रेजुअली हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मान लो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, इतना अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया गया है, मान लो ये I1 था, ये I1 था तो ये R1 आया। अब मैं बोल रहा हूँ I2, मान लो इस I2 को मैं कुछ अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो मेरे पास एंगल है, इस एंगल को मैंने बोल दिया I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड टाइम। I2 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा क्या। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। और इस टाइम पे जो रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा R2। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेरर मीडियम में इंक्रीज होता जा रहा है क्या। अच्छा, अब ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं, ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। ठीक है, मान लो I3, ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं जिसका मैंने नाम क्या रखा, I3। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 के लिए अगर ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 के लिए अगर रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो इस I3 एंगल को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, अच्छा ये I3 जो मैंने लिखा है ना, उसको अपन क्या करेंगे, I सबस्क्रिप्ट C से डिनोट करने वाले हैं। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम
for which angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. This angle of incidence is known as क्रिटिकल एंगल. बात समझ में आ रहा है? तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. अच्छा, अब क्या करते हैं? थोड़ा और तूफानी हो जाता है. और तूफानी होने का मतलब है कि अब मैं क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दूं, मैंने बोला कि अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा कर देना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा. देखो, तुम स्टेप बाय स्टेप अगर डायग्राम देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो तुमको डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है. तो तुम सीक्वेंस से देखना कि मैंने डायग्राम कैसे बनाया है. मैंने क्या बोला कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बना दूं, इसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रख दूं, अब ध्यान से अगर सोचोगे तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये क्या कर रहा था? इंटरफेस को जस्ट ग्रेस करके पास कर रहा था. ग्रेस करके मतलब जस्ट टच करके पास कर रहा था. अब अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दिया है तो रे ऑफ लाइट इधर कहीं तो आ नहीं सकता. अगर रे ऑफ लाइट इधर कहीं पे नहीं आ सकता तो वो क्या करेगा? सेम मीडियम में बेंड करना स्टार्ट करेगा क्या? तो यहां पे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करता है? सेम मीडियम में बेंड करना स्टार्ट कर देता है. अब अगर वो सेम मीडियम में बेंड करेगा ना, तो हमने इसको क्या बोला था? ये मेरे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो I4, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है I4, और ऐसा मुझे पता है कि I4 जो है वो ग्रेटर है IC से, ये मुझे पता है. अब अगर कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो जो भी रे है वो सेम मीडियम में बेंड कर जाता है. अब रे अगर सेम मीडियम में बेंड कर गया तो ये रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं. रिफ्रैक्शन तो तब होता था जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता था. इस वाले केस में अगर देखोगे तो फॉर I4 एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब जो यहां पे इंटरफेस के आने के बाद जो रे आ रहा है वो सेम मीडियम पे बेंड हो गया. क्या इस तरह के फेनोमेना को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अगर इस तरह के फेनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं तो ये नॉर्मल कोई रिफ्लेक्शन तो था नहीं. नॉर्मल रिफ्लेक्शन में एक प्लेन सरफेस होता है, यहां पे क्या हो रहा है? इंटरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है. इस तरह के रिफ्लेक्शन को ही अपन क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहां पे वैलिड है. मतलब ये जो I4 है, ठीक है, ये ऐसा समझ लो, ये जो R4 होगा, रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा, सॉरी इस केस में रिफ्लेक्शन एंगल जो होगा, ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्टेड एंगल. ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये क्या होगा? I4 के इक्वल होगा. बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये डायग्राम है. ये डायग्राम तुम अगर ऐसे एज एट अ गो देखोगे ना, तुमको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, लेकिन तुम अगर सीक्वेंस से देखोगे कि डायग्राम हमने कैसे बनाया तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है. क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है. अच्छा, स्कूल के सिलेबस में अगर मैं बोलूं ना, तो स्कूल के सिलेबस में ये सब नहीं है. क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब नहीं है. लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल में सोचोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए तुमको बताया गया है. तो आई होप तुमको अब ये डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होंगे. देखो, अगर तुम, जैसे बहुत लोगों का कंसर्न है कि सर यहाँ पे क्लासेस इंटरैक्टिव नहीं हो पा रही है, तो क्लासेस इंटरैक्टिव हो सकती है. देखो, तुमको जो भी डाउट हो रहा है ना, तुम पर्सनली डीएम कर सकते हो. जो भी डाउट हो रहा है तुम क्या करना, जो सर आप क्या करना, मान लो आपको यहाँ कहीं पे डाउट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैसेज में पूछ लेना कि सर व्हाई हैव यू रिटन I4 नॉट रिटन I3, ऐसा कुछ अगर आपको डाउट होगा, कुछ भी. देखो, और भी क्लासेस हैं, और भी क्लासेस में ऐसा ही हो रहा है. थोड़ा बहुत कम इंटरेक्शन है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जूम ऐप में भी प्रॉब्लम हो रहा था. ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई 100% फीडबैक आ रहा था, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा था. देखो, इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा है ये खराब है, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रहा. लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हारे टाइम का फ्रीडम होता है. टाइम का फ्रीडम है, जब भी तुम्हारे पास टाइम है तुम ये लेक्चर्स देख सकते हो. ठीक है. अच्छा, तो अपन ने क्या कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बता दिया. अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब क्या होगा? अगर कोई मुझसे पूछे क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसका डेफिनेशन कैसे देंगे?
फिर से बता रहा हूं, ये सब जो मैंने अभी पढ़ाया है वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, स्कूल के एग्जाम के लिए ये सब कभी नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है whenever angle of incidence in denser medium is greater than critical angle. Whenever angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, the ray of light bends back to the same medium, at the interface. This is known as total internal reflection. This is known as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ये डेफिनेशन है। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तुम NTSC का पेपर देखना, तो ओलंपियाड का पेपर अगर देखोगे, ओलंपियाड का पेपर, NTSC का पेपर इसमें देखोगे तो TIR पे भर भर के क्वेश्चन होते हैं। अब कैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन होंगे या ऐसा समझ लो कि अब क्या करने वाले हैं, TIR के एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। अच्छा, 10th के सिलेबस में TIR नहीं है, लेकिन जब तुम 11th में आओगे ना, तो 11th में तुमको TIR पढ़ना पड़ेगा। 11th में जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको TIR पढ़ना है। तो इतना कोई देखो, इतना कुछ मुश्किल अगर होता ना तो नहीं बताते, लेकिन इतना कोई मुश्किल है नहीं, आसान सा कंसेप्ट है। रिफ्रैक्शन हमको आता ही है, रिफ्लेक्शन हमको आता ही है, तो दोनों को कंबाइन करके TIR आ गया। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं। एप्लीकेशन में अगर मैं सबसे पहला एप्लीकेशन अगर आपको बताऊं तो पहले तो ये बता देते हैं, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन है। इससे पहले वाले जब मैंने तुमको वो बताया था, क्या बताया था, यूलर कॉशी रिलेशन, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा रिलेशन आया था क्या? हमने क्या देखा था, डिविएशन क्या होता है, डिविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना कम डिविएशन होता है, तो वो यूलर कॉशी रिलेशन आया था। अभी क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में अपन क्या करने वाले हैं, रिलेशन सेट करने वाले हैं। अच्छा, हम क्या जानते हैं, क्रिटिकल एंगल, जब क्रिटिकल एंगल की बात करें तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है तो इस टाइम पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल है, तो इस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री का होता है क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूं, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था इंटरफेस, यहां पे हमने रखा था वाटर और यहां पे हमने रखा था एयर। इसको जनरलाइज अगर करना होता तो यहां पे हमने रखा था डेंसर और यहां पे हमने क्या रखा था, रेयर, ऐसा कुछ रखा था क्या? अच्छा, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, एग्जाम्पल के फॉर्म पे भी बता दूंगा और जनरलाइज जो तुम याद रख सकते हो वो भी आपको बता दूंगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री के बराबर है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अगर रे ऑफ लाइट, अब हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर TIR कराना है ना, एक क्वेश्चन पूछते हैं 12th के जो बच्चे होते हैं ना, उनके बोर्ड के एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिनिमम कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रे ऑफ लाइट शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। ये मिनिमम कंडीशन है जो TIR होने के लिए आपको चाहिए। कभी भी TIR कराना है तो रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ ही मूव कराना है, ये मिनिमम कंडीशन है जो हमेशा याद रखना है। ये मान लो ये क्रिटिकल एंगल है IC और ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ से अगर मैं लिखूं तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC है डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम इस केस में कौन है? एयर है क्या? सेकेंड में लाइट पहले वाटर में ट्रैवल कर रहा था, फिर जाके एयर में एंटर करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिख सकते हैं क्या ऐसा? या इसी इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज लिखता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, साइन 90, अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, साइन 90 वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये जो साइन IC है, एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो ये क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है? 1 डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा क्या? तो 12th के बुक तक में ये लिखा होता है, क्लास 12th के बुक तक में ये लिखा होता है। कॉम्पिटिटिव के लिए आप क्या याद रखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो साइन ऑफ IC जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये आपको याद रखना है क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी इसे मार्क करा दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगा आपको। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। साइन IC 1 बाई इतना, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ये मेरे पास पहला एप्लीकेशन है या पहला फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? वो जो मीडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, इनके बीच में रिलेशन है। अब इसके कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। सबसे पहला एप्लीकेशन अपन देखेंगे कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है। स्पार्कलिंग ऑफ अ डायमंड। अच्छा, अब तुमने सुना होगा ना कि ये जो हीरा होता है, हीरा को तराशना पड़ता है। तराशना इज द हिंदी वर्ड। जो डायमंड होता है उसको कट करना होता है क्या? और ये जो कट करने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो वो जो डायमंड है उसको कट करना पड़ता है। कट करने का मतलब क्या होता है? डायमंड को कट करने का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी शेप में अपन ने कैंची लिया और उसको काट दिया, ऐसा नहीं। डायमंड को कट करना होता है, पॉलिश करना होता है। उसका क्या मतलब होता है, या हिंदी में जो बोलते हैं कि हीरे को तराशना होता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, डायमंड के कुछ ऐसे सरफेसेस बनाते हैं, डायमंड के कुछ ऐसे सरफेसेस बनाते हैं जिसमें से लाइट एंटर तो बहुत ही इजीली कर लेता है, लेकिन लाइट बाहर नहीं जा पाता है। बात समझ में आ रहा है? वो जो बोलते हैं ना कि हीरे को तराशना होता है, उसका फिजिक्स में मतलब क्या है कि डायमंड, अब ये जो डायमंड होता है, डायमंड के बहुत सारे सरफेस होते हैं। अगर कभी भी आपने डायमंड देखा होगा, कभी भी अगर आपने डायमंड देखा होगा तो डायमंड के क्या होते हैं? बहुत सारे सरफेसेस होते हैं। अब ये बहुत सारे सरफेसेस में मान लो ये एक सरफेस है, बहुत सारे सरफेसेस में ये एक सरफेस है। अब ये सरफेस जो होता है ना, एक तो उसको स्मूथ बनाया जाता है, दूसरा इसकी पॉलिशिंग की जाती है। उससे क्या होता है, डायमंड के सरफेस पे, वो जो डायमंड का सरफेस है उसमें कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर लाइट बहुत ही इजीली एंटर कर जाता है, लेकिन लाइट बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे जो मल्टीपल सरफेसेस हैं या मल्टीपल एरियाज हैं, उनमें से कुछ एरियाज ऐसे, कुछ ही एरियाज ऐसे होते हैं जहां से लाइट बाहर निकल सकता है। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऐसे होंगे जहां से लाइट बाहर नहीं निकल सकता। अब क्यों नहीं निकलता वो समझो। ये जो डायमंड है ना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.42 के आसपास होता है, और ये 2.42 बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो अब तक हमने जो इतने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे थे, अच्छा कुछ नहीं मेंशन मतलब एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं क्या? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, जो क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुम कुछ मीडियम देखोगे ना, तो वाटर का हमने फाइंड किया था, हमने ग्लास का फाइंड किया था 1.33, 1.55 ऐसे ही रेंज का आया था ना। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी हमने ये देखा था कि साइन ऑफ IC इक्वल्स टू, साइन ऑफ IC इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये जो डायमंड है, डायमंड को जनरली एयर में रखते हैं क्या?
अगर डायमंड को जनरली एयर में रखते हैं तो रेयर मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे साइन आईसी इक्वल्स टू साइन आईसी, यहाँ पे म्यू आर हो गया 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना लिखा अपन ने 2.42। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करने पर क्रिटिकल एंगल जो है ये बहुत ही छोटा आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 24.4 डिग्रीज के बराबर आता है। बात समझ में आ रहा है? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होने के कारण उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत कम होता है। अब क्रिटिकल एंगल कम होने से क्या होगा वो अगर समझा जाए, क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा है, तुम खुद से सोचो, क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी क्या? जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल दो इंटरफेस का जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल टीआईआर होने के चांसेस उतने कम होंगे क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल अगर क्रिटिकल एंगल कम हुआ मतलब टीआईआर होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो एक रे ऑफ लाइट आया है, अब रे ऑफ लाइट को मैं ऐसे तो व्हाइट होता है, लेकिन मान लो मैंने इसको क्या किया, मैंने एक रेड कलर से ऐसा दिखाया है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर किया। अब यहां पे रे ऑफ लाइट एंटर किया, मान लो इस सरफेस पे हिट करने वाला था। अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप देखोगे तो 24.4 से बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, यहाँ जो छोटा सा बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली मेरे को क्या लग रहा है, 30-35 डिग्रीज के आसपास लग रहा है। तो 30-35 डिग्रीज का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्या करेगा, रे ऑफ लाइट बेंड करके यहीं पे आ जाएगा क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम डायग्राम ध्यान से देखो, डायग्राम ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। वैसे तो मैं इसका थ्योरी भी बता दूंगा कि थ्योरी सिर्फ थ्योरी क्या होता है, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बोला कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू बहुत कम आ गया। अब जितना कम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होगा, आप चाहो तो यहां पे नोट लिख सकते हो, लेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, लेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, लेस मोर इज द चांस ऑफ TIR। अच्छा, अब यहां पे रे ऑफ लाइट आया, ऐसे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट आया, अगर TIR नहीं होता, अगर इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा होता तो रिफ्रैक्शन होके लाइट बाहर चला गया होता क्या? बात समझ में आ रहा है? अगर क्रिटिकल एंगल बहुत, ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन आपको ध्यान से समझना है, अगर इस केस में जो वो थोड़ा पॉज हो गया था स्क्रीन, वापस से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड देख रहे थे, तो ऐसा मान लो ये डायमंड है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका क्रिटिकल एंगल हमने देख लिया कि क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। कितना हो गया, 24.4 डिग्रीज था शायद, 24.4 डिग्रीज, ये बहुत ही कम होता है। अब बहुत कम होने से क्या होगा, मान लो कोई रे ऑफ लाइट एंटर किया, जैसी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करेगा तो अगर इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा, यहां पे अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ना, वो 30-35 डिग्री का दिख रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30-35 डिग्री का है तो ये क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो TIR होता है। TIR होने का मतलब ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट होके सेम मीडियम पे वापस आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ये 24.4 डिग्री से क्या होता, ज्यादा होता, मान लो इसका क्रिटिकल एंगल होता 40 डिग्री मान लो, तो अगर क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री होता तो TIR होने के चांसेस कम हो जाते क्या? TIR होने के चांसेस कम होते, मतलब रे ऑफ लाइट आया, रिफ्रैक्ट होके वापस चला गया। बात समझ में आ रहा है? रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया और रिफ्रैक्ट होके जो भी हमारा डायमंड है, डायमंड से मूव करके बाहर चला जाता। लेकिन अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो है वो यहां आया, यहां से यहां गया होगा, फिर यहां पे भी TIR होगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये मल्टीपल TIR एक्सपीरियंस करने वाला है क्या? अब जब ये मल्टीपल TIR एक्सपीरियंस करेगा और
डायमंड के अंदर एक साथ में बहुत सारे रेज एंटर किए होंगे क्या? अगर बहुत सारे रेज एंटर कर रहे हैं और ये बहुत सारे रेज टीआईआर कर रहे हैं, अगर आपस में टीआईआर कर रहे हैं, सब डायमंड के अंदर में घूम रहे होंगे, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होते जाएंगे क्या? अच्छा, इसका मतलब ये जब टीआईआर होके जब रेज डायमंड से बाहर निकलेंगे, टीआईआर होके जब रेज डायमंड से बाहर निकलेंगे, तो बंडल ऑफ रेज एक साथ बाहर निकलेंगे क्या? अब अगर बंडल ऑफ रेज एक साथ बाहर निकलेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट अपने को दिखने वाली है ना। तो यही क्या होता है, कॉज ऑफ डायमंड स्पार्कलिंग होता है। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाई डज डायमंड स्पार्कल, तो डायमंड स्पार्कल का रीजन क्या है कि सिंस डायमंड की क्रिटिकल एंगल बहुत कम होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ही रे ऑफ लाइट डायमंड के अंदर एंटर करता है, रेज वहां पर मल्टीपल टीआईआर एक्सपीरियंस करते हैं। आपस में जब रेज मल्टीपल टीआईआर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होते जाते हैं। जब ये रेज डायमंड से बाहर निकलेंगे, तो बंडल ऑफ रेज बन के बाहर निकलते हैं। जब इतने ज्यादा रेज एक साथ बाहर आते हैं, इसलिए अपने को क्या लगता है कि डायमंड जो है वो स्पार्कल कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई डज डायमंड स्पार्कल। अब इस डायमंड स्पार्कल में आपको क्या करना है, आपको खुद से ढूंढ के नोट बनाना है कि हाँ भाई व्हाई डज डायमंड स्पार्कल। 2 मार्क्स के लिए अगर आपको ये कितना आता है, मान लो 2 मार्क्स का आया या 3 मार्क्स। देखो स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का तो मैं कंफर्म हूं कि सीबीएसई बोर्ड में ये नहीं होता। स्टेट बोर्ड वाले एक बार चेक कर लेंगे कि टीआईआर उनके सिलेबस में है या नहीं, और अगर नहीं है तब भी क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा याद, ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कम है तो टीआईआर होता है तो रेज एक के ऊपर एक ओवरलैप होके बाहर जब निकलते हैं तो बंडल ऑफ रेज बाहर निकलते हैं। बंडल ऑफ रेज जब एक साथ बाहर निकलेंगे तो वो क्या होगा, स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया टीआईआर का, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सेकेंड एप्लीकेशन होता है मिराज फॉर्मेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, मिराज फॉर्मेशन। अब ये मिराज क्या होता है, ये मिराज एक इल्यूजन है। ये जो मिराज है वो क्या होता है, एक इल्यूजन है, एक धोखा है। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, ठीक है। अब ये धोखा कैसा है, कैसा इल्यूजन है, कैसा धोखा है, अगर इस धोखे को समझना है अपने को, मिराज को, तो अपने को टीआईआर समझना पड़ेगा। टीआईआर अगर अपने को समझ में आता है तो इस धोखे के बारे में बात करते हैं। कैसा धोखा है वो देखो। जनरली ये क्या होता है, ये बहुत ही जो हॉट रीजन्स होते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये सब होता है। जैसे तुमने भी देखा होगा, जब आप समर के टाइम्स में हाईवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर आगे पे वो शिमरिंग इफेक्ट दिखती है। शिमरिंग इफेक्ट मतलब ऐसा लगता है कि आगे में कहीं पानी गिरा हुआ है। जैसे ही वहां पे पहुंच के देखते हैं यहाँ पे तो कुछ पानी था नहीं है, तो हम सोचते हैं नहीं पानी सूख गया होगा, बहुत ज्यादा गर्मी है तो पानी सूख गया होगा। फिर जैसे ही थोड़ा सा और आगे देखा, फिर से शिमरिंग इफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह के शिमरिंग इफेक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन। ये जो इल्यूजन होता है इसी को मिराज बोल रहे हैं। अब कैसा इल्यूजन है, कैसे अपने को समझना है, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हमारी धरती है। अब ये जो धरती है वो गर्मी के दिनों में तपती है इन द सेंस इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। गर्मी के दिनों में धरती का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है। अब अगर धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसके आसपास का जो एयर होगा उसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आसपास का एयर बहुत ज्यादा हो गया तो अपन इसको क्या करते हैं ना, ऐसे कॉलम वाइज बना देते हैं। मान लो ये एयर का कॉलम 1, ये एयर का कॉलम 2, एयर का कॉलम 3, एयर का कॉलम 4 एंड सो ऑन। और अब धरती से जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो जो डेंसिटी होगी वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि धरती के पास जो मीडियम है वो सबसे ज्यादा रेयर है, फिर ये इसके कंपैरिजन में ये डेंसर, इसके कंपैरिजन में ये डेंसर, इसके कंपैरिजन में ये डेंसर एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसा होता है। अच्छा, अब मान लो कि यहां कहीं पर एक ये पाम ट्री होता है। ये डेजर्ट के बारे में बात करें तो डेजर्ट में ऐसा समझो कि एक पाम ट्री है, ऐसे पत्ते होते हैं उसके, बिखरे हुए पत्ते, इस तरह का एक पाम ट्री है, ठीक है। अब
एक पॉइंट ले लेते हैं यहां कहीं पे, ये जो ट्री था, पाम ट्री था, उसका एक पॉइंट ले लिया यहां कहीं पे, इसमें से रेज आ रहे होंगे क्या? इसमें से जो रेज आ रहे हैं, तो रेज कैसे आएंगे? मान लो यहां पे ऐसे आया होगा। अभी ये डेंसर था, ये रेरर था। जैसे ही अपन नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करें? डेंसर से रेरर की तरफ आ रहे हैं। जब भी अपन डेंसर से रेरर की तरफ आते हैं तो रे की टेंडेंसी क्या होती है? डेंसर से रेरर की तरफ आओगे तो रे की टेंडेंसी होती है नॉर्मल से दूर जाने की। ऐसा कुछ होगा क्या? तो ये क्या करेगा? डिविएट कर जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बोल रहा हूं I1, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I2 है वो इंक्रीज कर गया क्या? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर गया, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने का मतलब होगा कि वो क्रिटिकल एंगल को भी इंक्रीज कर सकता है। तो मान लो एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक और बार रिफ्रैक्शन हुआ और ये यहां कहीं पे आ गया। अब इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो मान लो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, ऐसा मान लेते हैं। यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, मान लो ये पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन 1, ये रिफ्रैक्शन 2, लेकिन यहां पे अब क्या होने वाला है? TIR होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? ग्रेटर देन, उल्टा हो गया, ग्रेटर देन, सही लिखा ना? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल अगर हो गया, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हो गया तो वो क्या करेगा? डिविएट करके अपने उसी मीडियम पे वापस चला जाएगा। तो जैसे ही डिविएट करके उसी मीडियम पे वापस गया, फिर से रिफ्रैक्शन होगा यहां पे एंड सो ऑन। ऐसा कुछ रे ऑफ लाइट जाएगा क्या? तो जो रे ऑफ लाइट इस वाले पॉइंट से, जो रे ऑफ लाइट ऐसे आया था, यहां पे ऐसे आया, इस वाले पॉइंट पे TIR होने के कारण ऐसा कुछ चला गया क्या? अब यहां कहीं पे जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां कहीं पे जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा ना ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो इस वाले पॉइंट से कहीं पे आ रहा होगा। इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो इस कहीं पॉइंट से आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका इमेज यहां कहीं पे बन गया क्या? अगर इसका इमेज यहां कहीं पे बन गया तो पूरा जो ट्री था, पूरा जो ट्री था उसका जो इमेज होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? इन्वर्टेड इमेज ऐसा बनना दिखेगा। अब ऐसा कब फील होता है? सर ऐसा तो वाटर में फील होता है। तो इस ऑब्जर्वर को भी ऐसा ही लगेगा कि आगे कुछ दूर चलने पर पानी होगा, लेकिन एक्चुअल में ये वाटर के कारण हुआ है क्या? नहीं, ये हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। जैसे ही ऑब्जर्वर उस ट्री के पास पहुंचेगा ना तो उसको कोई पानी नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब है कि यहां पर ये एक इल्यूजन था। ये इल्यूजन कैसे क्रिएट हुआ? ये इल्यूजन क्रिएट हुआ था TIR के कारण। इस तरह के इल्यूजन को ही अपन क्या बोलते हैं? मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन या ये जो शिमरिंग इफेक्ट होता है जो रोड्स में दिखते हैं, ये इल्यूजन है दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका एक अच्छा देखो, अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ढंग का नोट आप खुद से बनाना, बुक में सर्च कर सकते हो, नेट में सर्च कर सकते हो। नोट जो आप बनाओगे, मिराज फॉर्मेशन आप हार्डली कितना लाइन यूज करना? 6 से 7 लाइन। 6 से 7 लाइन में आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? तो आप बुक रेफर कर सकते हो। डायमंड स्पार्कलिंग में आपको जो डायमंड स्पार्कलिंग करता है उसमें कितने में लिखना है? मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन में लिखना है। तो 3 से 4 लाइन में डायमंड कैसे स्पार्कल कर रहा है वो लिखना है, और मिराज फॉर्मेशन आपको लिखना होगा 6 से 7 लाइन्स में, ठीक है? मिराज फॉर्मेशन एग्जाम में जनरली पूछते हैं 3 मार्क्स का, और वो डायमंड स्पार्कल अगर एग्जाम में पूछते हैं तो वो क्या होता है? 2 मार्क्स का पूछते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये मेरे पास TIR का सेकंड एप्लीकेशन हो गया। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे। तो थर्ड एप्लीकेशन अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th ICSE बोर्ड में ना, अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड होंगे ICSE बोर्ड में तो उनको TIR पढ़ाते हैं, उनके सिलेबस में TIR है। CBSE में नहीं है और स्टेट का इतना खास मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन अपन ओलंपियाड में तो पढ़ाते ही, ओलंपियाड के लिए तो होता ही है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना वो ओलंपियाड के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? जनरली जो प्रिज्म्स होते हैं, जनरली जो प्रिज्म होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं क्या? जनरली जो प्रिज्म होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, और ऐसा मान लो कि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री। ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है? 42 डिग्रीज के आसपास है। नॉर्मली इतना ही होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन में मान लो क्या होगा
एक प्रिज्म अपने को ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, और ऐसा बोल रहे हैं कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। इसका मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसका कितना है 45 डिग्री, ये 45, ये 90 और ये 45, इस तरह का हमें एक प्रिज्म दे दिया गया होता है। और वो क्या करते हैं ना, एक इंसिडेंट रे बना के छोड़ देते हैं, ऐसा एक इंसिडेंट रे बना के छोड़ देते हैं और आपको बोलते हैं कि कंप्लीट द रे डायग्राम, इस रे डायग्राम को कंप्लीट करो। अब रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन और टीआईआर आना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब रे ऑफ लाइट ये एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, क्या एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है, और ये क्या कर, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये इसको 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, ऐसा गिवन है कि ये क्या है 90 डिग्री है। अगर ये इसको अलोंग द नॉर्मल मूव कर रहा है, अलोंग द नॉर्मल मूव करने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0, तो स्नेल्स लॉ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। तो जब भी रे ऑफ लाइट सरफेस पे नॉर्मली गिरता है, इंटरफेस पे नॉर्मली गिरता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम, रिफ्रैक्शन सेम हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इज इट पॉसिबल टू हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम, तो हाँ, कब, जब वो इंसिडेंट रे क्या करेगा, नॉर्मल के अलोंग फॉल करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाता है। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको अगर मैं रे को कंप्लीट करूं, अब रे को कंप्लीट करने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने ग्रीन से बनाया था, रेड का हेल्प ले रहा हूं मैं। यहां से रे ऑफ लाइट ऐसा चला जाएगा बिना डिविएट, ये पहली बार यहां पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब हुआ उसमें रे अनडिविएटेड होकर ऐसा कुछ चला गया क्या। अच्छा, अभी सेकेंड टाइम यहां पे ग्लास था, अब फिर से एयर आ गया, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब अगर फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से अपने को नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। इस वाले डायग्राम में अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये नॉर्मल हो गया क्या। अब ध्यान से देखना, ये 45 है अगर, तो ये भी 45 हुआ ना, ये 45 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 हो गया क्या। ये जो अब ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या कम, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है सर। ये तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे ऑफ लाइट क्या करता है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो रे ऑफ लाइट टीआईआर करेगा क्या, टीआईआर करेगा, मतलब ये क्या करेगा, बेंड करके इसी मीडियम पे वापस ऐसे आ जाएगा क्या। समय वो कुछ भी नहीं समझ में आया। और इस केस में टीआईआर हुआ, इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ टीआईआर, यहां पे क्या होता है रिफ्रैक्शन। अब टीआईआर हुआ तो ये 45 है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 होगा। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट यहां पे पहुंचेगा फिर से ये क्या कर रहा है, अलोंग द नॉर्मल मूव कर रहा है क्या। अगर अलोंग द नॉर्मल मूव कर रहा है तो ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट इस तरह से मूव कर जाएगा। तो ये क्या होगा, रे ऐसे आया था, ये परपेंडिकुलर होगा पूरा पूरा, ये ऐसे कुछ बेंड कर जाएगा। इसी को हमने क्या बोल दिया, पैटर्न ड्रॉ करना। तो टीआईआर का एक एप्लीकेशन हो गया। बहुत ही आसान है क्या, हाँ या ना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके अगर देखें, मान लो ये 90 डिग्री है, 45, अलग अलग एंगल ले लेते हैं इस बार। ये मान लो 60 डिग्री है और ये है 30 डिग्री। अब पता नहीं क्या होगा, सही होगा गलत होगा क्या होगा मेरे को नहीं पता। एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसा भेजा है और मुझे रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। मैं क्या बोलूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करना और खुद से ट्राई करना, कोशिश करना। अब रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इस तरह से गिवन है, अपने को आगे कंप्लीट करना है। पहली बार जब मैं बात करूं तो यहां पे ये मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, देख लेते हैं। नॉर्मल, अगर इस पे आप नॉर्मल प्लॉट करोगे तो ये मैंने बना दिया इस पे नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब ये पूरा कितना, अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 होता क्या, ये 60 तो ये 60 अल्टरनेट पे है, z बन रहा है। ये पूरा 90 है ना, ये पूरा इसमें नॉर्मल है, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और अपन क्या कर रहे हैं, अपन रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं क्या। अगर रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाओगे, रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाओगे तो जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा ना। अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा तो जो रे पहले ऐसे जाने वाला था वो रे क्या करेगा, बेंड करके कुछ ऐसा जाएगा क्या। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला, ये मेरे पास एंगल ऑफ
इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है और रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर की तरफ मूव कर रहा है, अगर वो रेरर से डेंसर की तरफ मूव कर रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो इंसिडेंस एंगल से कम हो जाएगा। तो ये 30 है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन होता तो आप कैलकुलेट भी कर पाते, ठीक है। अच्छा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये क्या हो जाएगा, 30 से कम होगा। ये जो अपने पास आने वाला है वो लेस देन 30 डिग्री आने वाला है। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर ये लेस देन 30 डिग्री है तो कुछ कैलकुलेशंस अगर मैं करूं ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90 होगा क्या? ये जो क्वाड्रिलैटरल बना है ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90, ऐसा ही कुछ हो गया ना। तो अगर ये 90 है, ये लेस देन 30 है, ये लेस देन 30 है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। अब अगर लेस देन 30 है, मान लो मैं एक वैल्यू ले लूं कि इसका वैल्यू है 20, मान लो इसका वैल्यू है 20, ये 90, ये 90, ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया क्या। इस केस में अगर तुम देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्रीज आ गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 70 डिग्री है तो क्या होगा, टीआईआर होने वाला है क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बेंड कर जाएगा ऐसे। अब जैसे ही बेंड होगा ये इस तरह से कुछ बाहर आने वाला है, या यहाँ पे भी पैटर्न चेक करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनता है। बात समझ में आया है क्या? तो जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दो चीजें देखनी है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम, क्रिटिकल एंगल से कम तो रिफ्रैक्शन करा देना, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टोटल टीआईआर के कंसेप्ट थे। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस स्टार्ट करना है। स्फेरिकल सर्फेसेस मतलब हमने जो भी अभी तक हमने रिफ्रैक्शन सीखा है वो कैसा सीखा है, रिफ्रैक्शन हमने सीखा था प्लेन सर्फेसेस से। प्लेन सर्फेसेस अगर ऐसे रखे हैं तो प्रिज्म बोल दिया था, सॉरी प्लेन सर्फेसेस अगर ऐसे रखे तो ग्लास स्लैब बोल दिया था, प्लेन सर्फेसेस ऐसे रखे थे तो प्रिज्म बोल दिया था। अब क्या होगा, इस तरह कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड ऐसे बन नहीं रहा है, ये इस तरह कर्व्ड सरफेस होगा। तो इस कर्व्ड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लेंसेज ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा। लेंसेज तुमने पहले भी पढ़ा होगा, दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब लेंस बनाते कैसे ना, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, या बेसिकली क्या करने वाले हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लेंस बनाते कैसे, लेंस बनाने के लिए क्या करो, एक ऐसा स्फेरिकल शेल है, शेल है मतलब या स्फेरिकल क्या है, ग्लास का बना हुआ बॉल है, ऐसा समझ लो, सॉलिड बॉल भी ले सकते हैं, सॉलिड बॉल है ये। इसको यहां से कट कर दो, इसको यहां से कट कर दो। बात समझ में आ रहा है? इसको यहां से और इसको यहां से, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब दोनों को कट करने के बाद अगर आप ज्वाइन कर दोगे इस वाले फेस को और इस वाले फेस को, इस तरह से ज्वाइन कर दोगे तो ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस। अगर तुमने क्या किया, इसको उठा के ऐसे चिपका दिया तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर तुम उसको उल्टा में ज्वाइन करोगे, जैसे ये जो है, इस वाले एंड को इधर रहने दिया और इस वाले एंड को इधर रहने दिया, अब ये जो लेंस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे, आज बस इतना ही नोट कर लो, काफी है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व, देखो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है,
एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, आप उसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, या आप 12th के लेवल का जैसे एबीसी, प्रदीप, फिर एसएल अरोरा, ये सब 12th के लेवल के कुछ बुक्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जहां पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा आप उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन आप देखो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सोचना है ना, तो आपको अपने लेवल से ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारा लेवल अगर 10th का है तो उससे ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो तुम 12th के जो बुक्स होंगे, जो तुम्हारे भैया दीदी के या जो सीनियर्स के होंगे, वो तुम फॉलो कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रॉब्लम, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा तुमको हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं पे मिनिमम क्या करो, एनसीईआरटी का वो जो एग्जाम्पलर है वो डाउनलोड कर लो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज के दिन में।